और हमने देखा था कि चंबल नदी कहाँ पे, जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, तो ये है चंबल नदी। और चंबल नदी पूरा इस तरह से चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाते हुए आगे बहती है और उत्तर प्रदेश में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। तो ये चंबल नदी है। चंबल की बहुत सारी हमने सहायक नदियों की भी चर्चा की थी, जैसा कि हम आगे देखते हैं कौन कौन सी नदियों की हमने चर्चा की थी। कि चंबल के बाएं ओर से मिलने वाली नदियों की हमने चर्चा की थी, तो उसमें बनास और बामनी नदी थी। तो हम देख लेते हैं एक बार उसको भी मैप पर कि चंबल के, ये है चंबल, और चंबल के बाईं ओर से मिलने वाली नदी थी एक तो बामनी नदी, जो हमने कहा था चित्तौड़गढ़ में बहती है। देखो एकदम छोटी सी नदी है। और बनास नदी जो कि बहुत बड़ी नदी है और निकलती है राजसमंद से, राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी, और इस प्रकार से बहती हुई सवाई माधोपुर में जाकर रामेश्वर घाट में किससे मिल जाती है, चंबल से मिल जाती है। तो चंबल की दो सहायक नदियां हैं बाएं हाथ की मतलब जैसे चंबल इधर से इधर बह रही है, तो चंबल के बाएं हाथ की नदी ये हो जाएगी। तो बामनी और बनास ये दो मुख्य नदियां हैं चंबल के बाएं हाथ की। देखा जाए तो और भी नदियां मिलती है, जैसे ये मेज और कुराल नदियां हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं जो इनसे मिलती है। बनास की अगर हम बात करें तो बनास की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे ये नदी है चंद्रभागा, इधर एक नदी है कोठारी, ये नदी है खारी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये मानसी नदी है और ये बांडी नदी है। इसके अलावा ये है मुरेल की सहायक नदी ढूंढ। तो इस प्रकार से ये बनास की बाएं हाथ की नदियां हैं। फिर दाएं हाथ की हम बात करें तो चंबल के दाएं हाथ की नदियां देखो कौन कौन सी हैं। एक ये प्रमुख सहायक नदी है चंबल के दाएं हाथ की काली सिंध, और काली सिंध की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं आहू और परवन, और जिसमें हमने देखा था कि आहू और काली सिंध नदियों के कहाँ बहती हैं, गागरोन का किला जो है आहू और काली सिंध नदियों की, आहू और परवन के पास स्थित नदियां हैं। फिर एक और मुख्य नदी है दाएं हाथ की, वो है पार्वती नाम से हम दो नदियां देखेंगे राजस्थान में। एक तो ये पार्वती नदी है जो झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश कर रही है और चंबल की सहायक नदी है। एक पार्वती नदी ये उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, यहाँ पे, और ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। तो दो पार्वती नदियां हैं, एक तो पार्वती चंबल की सहायक नदी है और एक पार्वती सीधे जाके यमुना में मिल रही है। तो दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें, हमने देखी थी और कौन सी नदियां, अगर हम बनास की दाएं हाथ की नदियों की बात कर लें तो सबसे ये इंपॉर्टेंट नदी है बेड़च, जिसे हम आयड़ भी बोलते हैं, और उदय सागर झील में गिरने के बाद आयड़ नदी का नाम क्या हो जाता है, बेड़च हो जाता है, हमने पढ़ा था। और बेड़च की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बहुत सी हैं, गुजरी, वागन, ठीक है, ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी नदियां हैं जो कि बेड़च की भी सहायक नदियां हैं। तो बनास के अगर हम दाएं हाथ की नदियों की बात करें तो मुख्य रूप से एक बेड़च ही है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। और भी ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से यही याद करनी है, ठीक है। तो ये सारी नदियां हो गई। फिर हमने उत्तरी बंगाल की खाड़ी की जब हम नदियां पढ़ रहे थे तो हमने एक तो पार्वती नदी देखी थी जो बंगाल की खाड़ी में जा रही है, एक नदी देखी थी गंभीर नदी जो कि कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है, और ये भी डायरेक्ट जाके यमुना में मिल रही है। एक नदी हमने देखी थी बाणगंगा जो बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है, और इस प्रकार से ये भी कई बार तो आगे जाके लुप्त हो जाती है, इसका पानी फैल जाता है, ऐसे बोला जाता है बाणगंगा नदी का जल क्या है, फैल जाता है आगे जाके, और या फिर इसमें जब ज्यादा जल आता है तो ये यमुना में जाकर मिल जाती है। तो बाणगंगा नदी है। तो ये कुछ नदियां हैं जो डायरेक्ट जाके यमुना में मिल रही है, चंबल, इसके अलावा पार्वती, ऊपर है गंभीर और उसके ऊपर है बाणगंगा। इनका क्रम भी याद रख सकते हैं, बाणगंगा, गंभीर, पार्वती और चंबल, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स हम इनके बारे में हमने पढ़ ही ली थी क्लास में। फिर अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट नदी हमने पढ़ी थी माही। तो माही नदी हमने देखा था मेहत झील मध्य प्रदेश से निकल रही है, और इस प्रकार से ये घूमकर बहती है, इस वजह से कर्क रेखा को दो बार काटती है और अपना जल ले जाती है कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। माही में अगर हम देखें डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है प्रतापगढ़ में, और इसकी दो ही मुख्य सहायक नदियां हमने देखी थी, सोम और जाखम। सोम, माही, जाखम नदियां बेड़ेश्वर धाम में मिलती हैं जहां आदिवासियों का महाकुंभ बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, ये हमने देख लिया था। और इसके अलावा इसकी एक और मुख्य सहायक नदियां है जो है अनास, ठीक है। अब देखो माही नदी जो है ऐसे दक्षिण की तरफ बह रही है, तो इसके बाएं हाथ की नदियां किधर आएंगी, इसके बाएं हाथ की नदियां इधर आएंगी और दाएं हाथ की नदियां इधर आएंगी, उल्टा हो जाएगा। ये दक्षिण से उत्तर बह रही है
तो इसका बायां हाथ कहाँ होगा, इसका बायां हाथ इधर होगा और दायां हाथ इधर होगा। तो अनास इसकी क्या है, दाएं हाथ बाएं हाथ की नदी है, ठीक है। फिर हमने एक नदी देखी थी साबरमती, साबरमती, और एक नदी हमने देखी थी सागरमती, है ना। सागरमती लूनी को कहते हैं और ये है साबरमती नदी, और ये भी अपना जल कहाँ ले जाती है, खंबात की खाड़ी में ले जाती है। फिर हमने देखी थी एक नदी पश्चिमी बनास, एक तो हमने बनास नदी देखी थी जो कि किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, और एक है पश्चिमी बनास नदी, जो पश्चिमी बनास नदी इस प्रकार से बहती हुई अपना जल कहाँ ले जाती है, कच्छ की खाड़ी में ले जाती है। इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है सीपू, सिरोही से निकलती है, ठीक है। तो ये हो गई पश्चिमी बनास नदी। फिर हमने बात की थी लूनी, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की इकलौती एकमात्र प्रमुख नदी है, और लूनी कहाँ से निकलती है, अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ से, और इस प्रकार से लूनी नदी बहती है और अपना जल कहाँ ले जाती है, कच्छ के रण में ले जाती है, और लगभग यहीं लुप्त हो जाती है लूनी नदी। इसमें इसकी काफी सारी, मैंने आपको बताया था, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, ऐसे जो भी नाम दिखाई दे वो सब इसकी सहायक नदी है। जैसे हम देखें बांडी नदी हमने देखा था पाली से निकलती है, और बांडी बांध जो है इसमें बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। एक सूकड़ी गुइया है, सूकड़ी गुइया किसकी सहायक नदी है, बांडी की सहायक नदी है, और एक सूकड़ी नदी है जो कि खुद लूनी की सहायक नदी है। सूकड़ी गुइया बांडी की सहायक नदी है और बांडी लूनी की सहायक नदी है, जबकि सूकड़ी डायरेक्ट लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। फिर हमने नदी देखी थी एक जवाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली से निकलती है, और इस प्रकार से जालौर, जोधपुर आदि क्षेत्रों में बहते हुए किससे मिल जाती है, लूनी से मिल जाती है। जवाई बांध भी इसमें पाली में बनाया गया है, और इसकी सहायक नदी है जैसे खारी, फिर सागी इसकी सहायक नदी है। लूनी के बारे में हमने विशेष रूप से पढ़ा था कि बालोतरा के आगे, यानी बाड़मेर में बालोतरा के आगे इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो नदी है वो जिस क्षेत्र में बहती है वहां की चट्टानें खारी हो जाती है, या नमक उनमें ज्यादा हो जाता है। लूनी के बारे में हमने एकमात्र खास चीज पढ़ी थी कि इसकी एकमात्र ऐसी नदी जो इसके दाएं हाथ की सहायक नदी है वो है जोजड़ी। तो ये है जोजड़ी नदी, जो कि इसकी एकमात्र दाएं हाथ की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लूनी नदी देखी थी। फिर आज हम आंतरिक अपवाह की नदियां देखने जा रहे हैं। आंतरिक अपवाह की कुछ एक नदियां तो इंपॉर्टेंट है, जैसे घग्गर हो गई, इसके अलावा काकनी हो गई, कातली हो गई, ऐसी कुछ एक नदियां हम पढ़ेंगे। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई नदी नहीं बहती, एक तो ये पूरा बीकानेर, बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती, इसके अलावा चूरू, चूरू में भी कोई नदी नहीं बहती। तो पूछा जाता है अक्सर कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं बहती, तो चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती। श्रीगंगानगर में भी देखा जाए तो कई बार कोई नदी नहीं बहती, लेकिन जब घग्गर में ज्यादा जल आ जाता है तो श्रीगंगानगर में पानी पहुंचता है। तो कभी कभी, यानी सीजनल बोल सकते हैं गंगानगर के लिए कि घग्गर एक नदी है, ठीक है। हालांकि जो घग्गर है वो भटनेर के आसपास ही लुप्त हो जाती है, लेकिन जब इसमें ज्यादा जल आता है तो ये ले जाती है। तो हम देख लेते हैं आंतरिक अपवाह की नदियां। ये सारी नदियां हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी।